अक्टूबर 1906 में लंदन में एक ठंडी शाम चित्पावन ब्राह्मण विनायक दामोदर सावरकर इंडिया हाउस के अपने कमरे में झींगे यानी प्रॉन तल रहे थे। सावरकर ने उस दिन एक गुजराती वैश्य को अपने यहाँ खाने पर बुला रखा था, जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षण करने लंदन आए हुए थे। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी सावरकर से कह रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ उनकी रणनीति जरूरत से ज्यादा आक्रामक है। सावरकर ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, चलिए पहले खाना खाइए। बहुचर्चित किताब द आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट लिखने वाले नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं, उस समय गांधी महात्मा नहीं थे, सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे। तब तक भारत उनकी कर्म भूमि भी नहीं बनी थी। जब सावरकर ने गांधी को खाने की दावत दी तो गांधी ने ये कहते हुए माफी मांग ली कि वो ना तो गोश्त खाते हैं और ना मछली, बल्कि सावरकर ने उनका मजाक भी उड़ाया कि कोई कैसे बिना गोश्त खाए अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दे सकता है। उस रात गांधी सावरकर के कमरे से अपने सत्याग्रह आंदोलन के लिए उनका समर्थन लिए बिना खाली पेट बाहर निकल गए थे। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6वें दिन सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्हें फरवरी 1949 में बरी कर दिया गया था। इसे एक विडंबना भी कहा जाएगा कि कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के सदस्य न रहे वीर सावरकर का नाम संघ परिवार में बहुत इज्जत और सम्मान से लिया जाता है। वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया था। नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं, 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं। उसके 2 दिन बाद ही वीर सावरकर की 131वीं जन्म तिथि पड़ती है। वो संसद भवन जाकर वीर सावरकर के चित्र के सामने सिर झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हमें मानना पड़ेगा कि सावरकर बहुत ही विवादास्पद शख्सियत थे। हम नहीं भूल सकते कि गांधी हत्याकांड में उनके खिलाफ केस चला था। वो जरूर छूट गए थे, लेकिन उनके जीवन काल में ही उसकी जांच के लिए कपूर आयोग बैठा था और इसकी रिपोर्ट में शक की सुई सावरकर से नहीं हटी थी। उस नेता को सार्वजनिक रूप से इतना सम्मान देना मोदी की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। सावरकर पर खास शोध करने वाले निरंजन तकले बताते हैं, 1910 में नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में पहले सावरकर के भाई को गिरफ्तार किया गया था। सावरकर पर आरोप था कि उन्होंने लंदन से अपने भाई को एक पिस्टल भेजी थी, जिसका हत्या में इस्तेमाल किया गया था। एसएस मौर्य नाम के पानी जहाज से उन्हें भारत लाया जा रहा था। तब वो जहाज के मौर्य बंदरगाह पर एंकर हुआ तो सावरकर जहाज के शौचालय के पोर्ट होल से बीच समुद्र में कूद गए थे। आगे की कहानी उनकी जीवनी ब्रेव हार्ट सावरकर लिखने वाले आशुतोष देशमुख बताते हैं। सावरकर ने पहले से ही शौचालय के पोर्ट होल को नाप लिया था और उन्हें अंदाजा था कि वो उसके जरिए बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने दुबले पतले शरीर को पोर्ट होल से नीचे उतारा और बीच समुद्र में कूद गए। उनकी नासिक के तैरने की ट्रेनिंग काम आई और वो तट की तरफ तैरते हुए बढ़ने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उन पर गोलियां चलाई, लेकिन वो बच निकले। देशमुख आगे लिखते हैं, तैरने के दौरान सावरकर को चोट लगी और उसे खून बहने लगा। सुरक्षा कर्मी भी समुद्र में कूद गए और तैरकर उनका पीछा करने लगे। सावरकर करीब 15 मिनट तक तैरकर तट पहुंच गए। तट रपटीला था। पहली बार तो वो फिसले, लेकिन दूसरे प्रयास में वो जमीन पर पहुंच गए। वो तेजी से दौड़ने लगे और 1 मिनट में उन्होंने करीब 450 मीटर का फासला तय किया। उनके दोनों तरफ ट्रामे और कारें दौड़ रही थी। सावरकर करीब बिना कपड़ों के ही थे। तभी उन्हें एक पुलिस वाला दिखाई दिया। वो उनके पास जाकर अंग्रेजी में बोला, मुझे राजनीतिक शरण के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले चलो। तभी उनके पीछे दौड़ रहे सुरक्षा कर्मी चिल्लाए, चोर चोर चोर, पकड़ो उसे। सावरकर ने बहुत प्रतिरोध किया, लेकिन कई लोगों ने मिलकर उन्हें पकड़ ही लिया। इस तरह सावरकर की कुछ मिनटों की आजादी खत्म हुई। अगले 25 सालों तक वो किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के कैद में रहे। उन्हें 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गयी और सजा
काटने के लिए भारत से दूर अंडमान यानी काला पानी भेजा गया। उन्हें 698 कमरों की सेलुलर जेल में 52 नंबर की कोठरी में रखा गया था। वहाँ के जेल जीवन का जिक्र करते हुए आशुतोष देशमुख वीर सावरकर की जीवनी लिखते हैं। अंडमान में सरकारी अफसर बग्घी में चलते थे और राजनीतिक कैदी इन बग्घियों को खींचा करते थे। वहाँ ढंग की सड़कें नहीं होती थी और इलाका भी पहाड़ी होता था। जब कैदी बग्घियों को नहीं खींच पाते थे तो उनको गालियाँ दी जाती थी और पिटाई की जाती थी। परेशान करने वाले कैदियों को कई दिनों तक पनियल सूप दिया जाता था जिसे पीना संभव नहीं था। उनके अलावा उन्हें कुनैन पीने के लिए भी मजबूर किया जाता था। इससे उन्हें चक्कर आते थे, कुछ लोग उल्टियां कर देते थे और कुछ को बहुत दर्द होता था। देशमुख आगे लिखते हैं, सभी कैदियों को शौचालय ले जाने का समय नियत रहता था और शौचालय के अंदर भी उन्हें समय सीमा तक रहना होता था। कभी कभी कैदियों को खड़े खड़े ही हथकड़ियाँ और बेड़ियां पहनने की सजा दी जाती थी। उस दशा में उन्हें खड़े खड़े ही शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन यहाँ से सावरकर की दूसरी जिंदगी शुरू होती है। सेलुलर जेल में उनके काटे 9 साल 10 महीनों ने अंग्रेजों के प्रति सावरकर के विरोध को बढ़ाने के बजाय समाप्त कर दिया। निरंजन तकाले बताते हैं, मैं सावरकर की जिंदगी को कई भागों में देखता हूँ। उनकी जिंदगी का पहला हिस्सा रोमांटिक क्रांतिकारी था, जिसमें उन्होंने 1857 की लड़ाई पर किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता की वकालत की थी। गिरफ्तार होने के बाद असलियत से उनका सामना हुआ। 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुँचे और 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा था। इसके बाद 9 साल में उन्होंने 6 बार अंग्रेजों को माफी पत्र दिए। जेल के रिकॉर्ड बताते हैं कि वहाँ हर महीने 3 या 4 कैदियों को फांसी दी जाती थी। फांसी देने का स्थान उनके कमरे के बिल्कुल नीचे होता था। हो सकता है इसका सावरकर पर असर पड़ा हो। कुछ हलकों में कहा गया कि जेलर बैरी ने सावरकर को कई रियायतें दी थी। एक और कैदी बरिंद्र घोष ने बाद में लिखा कि सावरकर बंधु हम लोगों को जेलर के खिलाफ आंदोलन करने के लिए गुपचुप तौर से भड़काते थे, लेकिन जब हम उनसे कहते कि खुलकर हमारे साथ आइए तो वो पीछे हो जाते थे। उनको कोई भी मुश्किल काम करने के लिए नहीं दिया गया था। निरंजन तकले कहते हैं, हर 15 दिन पर वहाँ कैदी का वजन लिया जाता था। जब सावरकर सेलुलर जेल पहुँचे तो उनका वजन 112 पाउंड था। 2.25 साल बाद जब उन्होंने सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक को अपना चौथा माफीनामा दिया तो उनका वजन 126 पाउंड था। इस तरह उनका 14 पाउंड वजन बढ़ा था। जेल में रहने के दौरान अपने ऊपर दया करने की गुहार करते हुए उन्होंने सरकार से खुद को भारत की किसी जेल में भेजने की प्रार्थना की थी। इसके बदले में वो किसी भी हैसियत में सरकार के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए थे। सावरकर ने ये भी कहा था कि अंग्रेजों द्वारा उठाए गए कदमों से उनकी संवैधानिक व्यवस्था में आस्था पैदा हुई है और उन्होंने अब हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। शायद इसी का परिणाम था कि काला पानी की सजा काटते हुए सावरकर को 30 और 31 मई 1919 को अपनी पत्नी और छोटे भाई से मिलने की इजाजत दी गई थी। बाद में सावरकर ने खुद और उनके समर्थकों ने अंग्रेजों से माफी मांगने को इस आधार पर सही ठहराया कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ रियायतें मिल सकती थी। सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, अगर मैंने जेल में हड़ताल की होती तो मुझसे भारत पत्र भेजने का अधिकार छीन लिया जाता। वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय ने कहा, उनकी कोशिश रहती थी कि भूमिगत रहकर उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा होगा। मेरा मानना ये है कि सावरकर इस पचड़े में नहीं पड़े कि उनके माफी मांगने पर लोग क्या कहेंगे। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो वो जो करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व हु इज हिंदू, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। निरंजन मुखोपाध्याय बताते हैं, हिंदुत्व को वो एक राजनीतिक घोषणा पत्र के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए वो कहते हैं, इस देश का इंसान मूलतः हिंदू है। इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्य भूमि यही हो। पितृ और मातृभूमि तो किसी की हो सकती है, लेकिन पुण्य भूमि तो सिर्फ हिंदुओं, सिखों, बौद्ध और जैनियों की हो सकती है। मुसलमानों और ईसाइयों की तो ये पुण्य भूमि नहीं है। इस परिभाषा के अनुसार मुसलमान और ईसाई तो इस देश के नागरिक कभी नहीं हो सकते हैं।
एक सूरत में वो हो सकते हैं अगर वो हिंदू बन जाएं। वो इस विरोधाभास को कभी नहीं समझ पाए कि आप हिंदू रहते हुए भी अपने विश्वास और धर्म को मानते रहें। सावरकर को 2 शर्तों के आधार पर छोड़ा गया था। एक तो वो किसी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे और दूसरा वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना जिला से बाहर नहीं जाएंगे। निरंजन तकले बताते हैं, सावरकर ने वायसराय लिनलिथगो के साथ लिखित समझौता किया था कि उन दोनों का सामान्य उद्देश्य है गांधी, कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना है। अंग्रेज उनको पेंशन दिया करते थे, 60 रुपए महीना। वो अंग्रेजों की कौन सी ऐसी सेवा करते थे जिसके लिए उन्हें पेंशन मिलती थी? वो इस तरह की पेंशन पाने वाले अकेले शख्स थे। उनके जीवनीकार आशुतोष देशमुख लिखते हैं, सावरकर 5 फीट 2 इंच लंबे थे। सावरकर के जीवन के आखिरी 2 दशक राजनीतिक एकाकीपन और अपयश में बीते। उनके एक और जीवनीकार धनंजय कीर उनकी जीवनी सावरकर एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि लाल किले में चल रहे मुकदमे में जज ने उन्हें बरी किया और नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। कुछ अभियुक्त सावरकर के पैर पर गिर पड़े और उन्हें मिलकर नारा लगाया, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, कभी न होगा पाकिस्तान। अंडमान की जेल में रहते हुए पत्थर के टुकड़ों को कलम बनाकर जिसने 6000 कविताएं दीवार पर लिखी। यही नहीं, 5 मौलिक पुस्तकें वीर सावरकर के खाते में हैं। लेकिन इसके बावजूद जब सावरकर महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ जाते हैं, सावरकर समाप्त हो जाते हैं और उनकी राजनीतिक विचारधारा वहीं सूख भी जाती है। 1966 में अपने मृत्यु के कई दशकों बाद भी भारतीय राजनीति में वीर सावरकर पोलराइजिंग फिगर हैं। या तो वो आपके हीरो हैं या विलेन। निरंजन तकले कहते हैं, 2014 में संसद के सेंट्रल हॉल में जब नरेंद्र मोदी सावरकर के चित्र को सम्मान देने वहां पहुंचे तो उन्होंने अनजाने में अपनी पीठ महात्मा गांधी की तरफ कर ली, क्योंकि गांधी का चित्र उनके ठीक सामने लगा था। ये आज की राजनीति की वास्तविकता है। अगर आपको सावरकर को सम्मान देना है तो आपको गांधी की विचारधारा की तरफ पूरी तरह से पीठ घुमानी ही पड़ेगी। अगर आपको गांधी को स्वीकारना है तो आपको सावरकर की विचारधारा को नकारना होगा। शायद सही वजह है कि सावरकर अभी भी भारत में एक पोलराइजिंग फिगर है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।